इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं जहां लोग एडवेंचर सफर पर निकले और कभी वापस नहीं आए। टाइटैनिक डूब गया, एमिलिया अरहार्ट गायब हो गई, लेकिन आज से 100 साल पहले एक ऐसी कहानी लिखी गई है जिसे ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी कहा जाता है। एक जहाज, 28 लोग और दुनिया का सबसे बेरहम कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका, जहां हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और टेम्परेचर लोहे को भी तोड़ देती है। ये कहानी सर अर्नेस्ट शेकलटन की है। ये कहानी जीत की नहीं, ये कहानी नामुमकिन सर्वाइवल की है। इस पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये सफर आपकी रूह कांप देगा। अगस्त 1914 पूरी दुनिया वर्ल्ड वार एक की आग में जलने वाली थी। हर तरफ सियासत और जंग की बातें हो रही थी, लेकिन शेकलटन का ध्यान कहीं और था। उन्हें एंटार्क्टिका को एक साइड से दूसरी साइड तक पैदल पार करना था, लगभग 2900 किलोमीटर का सफर। ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये मौत के मुंह में कदम रखने जैसा था, जहाँ रास्ता आपको खुद बनाना था, बर्फ के ऊंचे दीवारों और दलदल जैसे ग्लेशियर के बीच से। शेकलटन ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला जो आज भी मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। उन्होंने लिखा, मैन वांटेड फॉर हजार्डस जर्नी, लो वेगस बिटर कोल्ड, लॉन्ग मंथ ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, सेफ रिटर्न डाउटफुल, honor and recognition in case of success। जरा सोचिए कौन होगा जो ऐसी मौत को दावत देने वाली नौकरी के लिए हाँ कहेगा, जहाँ रास्ता आपको खुद बनाना था और अंधेरा महीनों तक पीछे न छोड़ दे। लेकिन जज्बा ऐसी चीज है जो डर को मिटा देती है। ऐसा कुछ लिखा, लेकिन 5000 लोगों ने अप्लाई किया। शेकलटन ने उन लोगों को चुना जो सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली सबसे मजबूत थे। उन्हें पता था कि एंटार्क्टिका की ठंड से लड़ने के लिए शरीर से ज्यादा दिमाग की ताकत चाहिए। उनका जहाज एंटोरेंस 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड से रवाना हुआ। किसी को नहीं पता था कि अगले 2 साल तक दुनिया उन्हें मरा हुआ मान लेगी। उनके दोस्त, उनकी फैमिली सब उम्मीद छोड़ देंगे। एंटोरेंस धीरे धीरे अटलांटिक ओशन को पार करता हुआ साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ा। हर गुजरते दिन के साथ समंदर का मिजाज बदल रहा था, हवाओं में ठंडक बढ़ती जा रही थी। क्रू के लोग अभी भी मजे में थे। उन्हें लग रहा था कि ये बस एक और एडवेंचर है। लेकिन शेकलटन जानता था कि असली दुश्मन आगे खड़ा है। एंटोरेंस एंटार्क्टिका के वेडल सी में दाखिल होता है। ध्यान से समझिए, वेडल सी को आइसबर्ग फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ बर्फ के बड़े बड़े आइलैंड्स बहते हैं। ये कोई नॉर्मल बर्फ नहीं होती है, ये कई फीट मोटी होती है जो बड़े से बड़े जहाज को कागज की तरह फाड़ सकती है। जनवरी 1915 में किनारे से सिर्फ 100 माइल दूर, जो कि एंटार्क्टिका के हिसाब से बहुत कम है, जहाज बर्फ के बीच फंस गया। एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक सिर्फ सफेदी थी और सन्नाटा इतना कि आप अपनी धड़कन सुन सके। शेकलटन ने पहले तो कोशिश की बर्फ तोड़ने की। क्रू ने कुल्हाड़ियां और आरियां उठा ली और बर्फ को काटने की कोशिश की। फिर रात उन्होंने मेहनत की ताकि जहाज को थोड़ा सा रास्ता मिल सके, लेकिन बर्फ इतनी सख्त थी कि जहाज हिल भी नहीं सका। यहाँ उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया, इंतजार करने का। उन्हें उम्मीद थी कि जब मौसम बदलेगा तो बर्फ पिघलेगी और जहाज निकल जाएगा। लेकिन एंटार्क्टिका के नियम अलग होते हैं। क्रू ने जहाज पर ही कुत्तों के घर बनाए, फुटबॉल खेले और कंसर्ट्स किए ताकि वो पागल ना हो जाए। हर शाम वो जहाज के केबिन में बैठे पुरानी कहानियां सुनाते और गाना गाते। शेकलटन हर एक बंदे पर नजर रखते थे क्योंकि वो जानते थे खाली दिमाग शैतान का घर होता है और इसी अंधेरे में डिप्रेशन किसी भी ठंड से ज्यादा खतरनाक था। लेकिन बर्फ शांत नहीं थी, वो धीरे धीरे जहाज को डुबोचना शुरू कर रही थी। रातों को बर्फ की दबाव की वजह से जहाज के लकड़ी के ढांचे से ऐसी आवाजें आती थी जैसे कोई बेटिया रो रहा हो। वो प्रेशर इतना ज्यादा था कि जहाज के दीवारों में दरारें पड़ने लगी थी। सबको समझ आ गया था कि अब एंटोरेंस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वक्त बदल चुका था। जो जहाज उनका घर था वो अब कब्रिस्तान बनते जा रहा था। बर्फ का घेरा इतना सख्त हो चुका था कि 300 टन का एंटोरेंस एक खिलौने की तरह दब रहा था। 27 अक्टूबर 1915 रात का वक्त था। चारों तरफ गहरी खामोशी थी, लेकिन अचानक जहाज के दीवारों से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई गन चला रहा हो।
ये कोई दुश्मन नहीं था, ये बर्फ का प्रेशर था जो 300 टन के एंड्योरेंस को कांच की तरह तोड़ रहा था। लकड़ी के मोटे मोटे बीम्स अचानक फटने लगे, पानी जहाज के अंदर दाखिल होने लगा। शेकल्टन ने हालत देखी और उन्हें समझ आ गया था कि अभी जहाज को कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने आदेश दिया कि सब लोग शिप से बाहर निकलो। इमेजिन कीजिए उस दृश्य को, 28 लोग बर्फ पर खड़े हैं और उनके आंखों के सामने उनका इकलौता घर, उनका जहाज धीरे धीरे बर्फ के नीचे धंस रहा है। उनका सारा राशन, उनकी यादें, उनका सहारा, सब कुछ उस ठंडे समुद्र में जा रहा था। 21 नवंबर को एंड्योरेंस पूरी तरह डूब गया। जब वो जहाज आखिरी बार बर्फ के नीचे गया तो वहाँ खड़े हर एक शख्स के दिल में एक सवाल था, क्या हम कभी वापस जा पाएंगे? अब उनके पास सिर्फ 3 छोटी लाइफ बोट्स थी और बर्फ पर लगाए गए कुछ टेंट। उनका नया ठिकाना था ओशन कैंपस। ये कोई जमीन नहीं था, ये बर्फ का एक तैरता हुआ टुकड़ा था जो समंदर के लहरों के साथ साथ भटक रहा था। अब शुरू होता है असली इम्तिहान। खाना खत्म हो रहा था। एंटार्क्टिका में कोई पेड़ पौधे नहीं होती है, सिर्फ बर्फ होती है। उन्हें जिंदा रहने के लिए पेंगुइन्स और सील्स का शिकार करना पड़ा। उनका कच्चा मांस खाना और उनकी चर्बी को जलाकर आग जलाना उनकी मजबूरी बन गई थी। सबसे बड़ी दुश्मन ठंड नहीं थी बल्कि मेंटल हालत थी। लोग होपलेस हो रहे थे। जब आप महीनों तक सिर्फ बर्फ को देखते हैं और मौत का इंतजार करते हैं तो इंसान का दिमाग थकने लगता है। शेकल्टन ने यहाँ एक ब्रिलियंट काम किया। उन्होंने जानते हुए भी कि हालत खराब है कभी अपने चेहरे पर डर नहीं दिखाया। उन्होंने हर क्रू मेंबर को बिजी रखा, किसी को साफ सफाई का काम दिया, किसी को हंटिंग पर भेजा और हर शाम को वो सब मिलकर बातें करते, पुराने किस्से दोहराते ताकि दिमाग में मौत का ख्याल न आए। इसी बीच एक ऐसा वक्त आया जिसने सबको अंदर से तोड़ दिया। उन्हें अपने कुत्तों को मारना पड़ा क्योंकि खाना कम था और वो कुत्तों को खिलाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। यह एक बहुत ही इमोशनल पल था। कई लोग कुत्तों के लिए रोए थे क्योंकि इस सुनसान बर्फ में वो कुत्ते ही उनके सच्चे साथी थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि पीने के लिए पानी मिलना नामुमकिन था। प्यास बुझाने के लिए वो बर्फ को पिघलाते थे, लेकिन फ्यूल इतना कम था कि वो बर्फ के टुकड़े अपने कपड़ों के अंदर रखते थे ताकि शरीर की गर्मी से पानी बन सके। जरा सोचिए, वो बर्फ आपकी छाती पर चिपके हुए है, आपका शरीर कांप रहा है, आप सिर्फ इसलिए उसे झेल रहे हो ताकि एक बूंद पानी पी सके। महीनों बीत गए इस तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पर, लेकिन अप्रैल 1916 में उनका बर्फ का टुकड़ा जो उनका घर बना हुआ था वो बीच से टूट गया। अब उनके पास बोट में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो बर्फ से निकलकर खुले और खतरनाक समुद्र में आ गए थे। 5 दिनों तक वो लोग सोए नहीं। समंदर के नमकीन और ठंडी लहरें उन्हें हर तरफ से भिगो रही थी। पानी उनके कपड़ों के अंदर जाकर जम रहा था, नमक उनके होंठ फाड़ रहा था और उनके गले सूखकर पत्थर बन चुके थे। ये 5 दिन उनके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थे। हर लहर उन्हें पलटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके पकड़ कमजोर नहीं पड़ी। आखिरकार वो एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। अप्रैल 1916, 5 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद जब उनकी तीनों लाइफ बोट्स किनारे से टकराई तो उनकी हालत ऐसी थी कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। ये 497 दिनों बाद पहली बार था जब उन्होंने जमीन देखी थी, लेकिन ये जमीन कोई जन्नत नहीं थी। एलिफेंट आइलैंड एक बंजर चट्टान थी, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और ऊंचे पत्थर थे। यहाँ कोई पेड़ नहीं था, कोई इंसान नहीं था और दूर दूर तक किसी शिप के आने की उम्मीद भी नहीं थी। दुनिया को लग रहा था शेकल्टन और उनके पूरे क्रू कब के खत्म हो चुके हैं। शेकल्टन को पता था कि अगर वो यहाँ रुके रहे तो अगले कुछ हफ्तों में सब भूख और ठंड से मर जाएंगे। यहाँ उन्होंने एक ऐसा नामुमकिन फैसला लिया जो किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। शेकल्टन ने तय किया कि वो खुद मदद लेने जाएंगे, लेकिन मदद कहाँ थी? सबसे नजदीक व्हेलिंग स्टेशन साउथ जॉर्जिया में था, जो वहाँ से 1300 किलोमीटर दूर था। उन्होंने साथ लिया एक 22 फुट की छोटी सी लकड़ी की बोट जिसका नाम जेम्स गियार्ड था और 5 सबसे मजबूत साथी, और सामने था ड्रेक बसे जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता कहा जाता है। यहाँ 60 फीट की ऊंची लहरें उठती है जो किसी मोटेन की तरह दिखती है। इन लहरों के बीच एक छोटी सी बोट का बचना एक चमत्कार ही हो सकता था। 16 दिनों तक वो लोग उस छोटी सी बोट में मौत से लड़ते रहे। समंदर का ठंडा पानी लगातार उन्हें भिगो रहा था। उनकी स्किन नमक की वजह से गलने लगी थी।
रात के वक्त उन्हें बोट के ऊपर जमी हुई बर्फ को कुल्हाड़ियों से हटाना पड़ता था, क्योंकि अगर वो बर्फ न हटाते तो बोट का वजन बढ़ जाता और वो डूब जाते। एक बार तो शेकल्टन ने देखा कि अचानक आसमान साफ हो गया है, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो साफ आसमान नहीं था, बल्कि कितनी ऊंची लहर थी जिसके पीछे का सूरज छुप गया था। वो चिल्ला उठते, पकड़ लो, ये बोट लगभग डूबने ही वाली थी, लेकिन उनके किस्मत ने उन्हें साथ दिया। उनका हर एक साथी थकन से चूर था, लेकिन उनके जहन में सिर्फ एक बात थी, एलिफेंट आइलैंड पर 22 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार 16 दिनों बाद उन्हें साउथ जॉर्जिया की जमीन दिखी। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था, लेकिन बदकिस्मती ने उनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। वो आइलैंड के उस साइड उतरे जहाँ कोई इंसान नहीं था। वेलिंग स्टेशन पहुंचने के लिए उन्हें आइलैंड को पार करना था, लेकिन बीच में क्या था, 10,000 फीट ऊंची बर्फ का पहाड़ और ग्लेशियर जिन्हें आज तक किसी ने पार नहीं किया था। शेकल्टन और उनके दो साथी क्रीन और वोजली ने तय किया कि हम रुकेंगे नहीं। उनके पास न कोई क्लाइंबिंग गियर था, न कोई नक्शे, सिर्फ कुछ रस्सी और जूतों में लगे कीलर, ताकि बर्फ पर पकड़ बने रहे। शेकल्टन और उनके दो साथी 36 घंटे तक बिना रुके बिना सोए चले। उन्हें पता था कि अगर वो थोड़ी देर के लिए भी सो गए तो ठंड उन्हें हमेशा के लिए सुला देगी। थकन इतनी थी कि उन्हें हेलुसिनेशन हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ कोई चौथा शख्स भी चल रहा है। एक जगह तो वो 3000 फीट की ढलान के ऊपर खड़े थे, पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था और अंधेरा हो रहा था। शेकल्टन ने उन्हें कहा कि हमें नीचे फिसलना होगा। उन्होंने रस्सी से खुद को एक साथ बांधा और उस खतरनाक ढलान से फिसलते हुए नीचे आए। यह एक मौत का खेल था, लेकिन वो जिंदा बच गए। 36 घंटे की उस नामुमकिन थकन और पहाड़ों से जंग के बाद शेकल्टन, क्रीन और वोजली को दूर से वेलिंग स्टेशन की एक सिटी दिखी। जब वो स्टेशन पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर डर गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल जंगली दिख रहे थे। उनके बाल पड़े हुए थे, चेहरे बर्फ से काले पड़ चुके थे और कपड़े फटकर चित्रे हो चुके थे। वो इतने बदल चुके थे कि उन्हें कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। जब स्टेशन मैनेजर ने पूछा, आप कौन है, तो शेकल्टन ने धीरे से जवाब दिया, My name is Ernest Shackleton. पूरे स्टेशन में सन्नाटा छा गया। सबको लग रहा था कि ये लोग सालों पहले मर चुके हैं, लेकिन शेकल्टन के लिए ये जश्न का वक्त नहीं था। उन्हें चैन नहीं था, क्योंकि उनके 22 साथी अभी भी एलिफेंट आइलैंड की उस बंजर चट्टान पर मौत से लड़ रहे थे। उन्होंने फौरन एक रेस्क्यू शिप का इंतजाम किया, लेकिन अंटार्कटिका इतना आसानी से हार नहीं मानने वाला था। पहली कोशिश की, बर्फ ने रास्ता रोक दिया। दूसरी कोशिश की, फिर बर्फ। तीसरी कोशिश भी नाकामयाब रही। हर गुजरते दिन के साथ शेकल्टन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या वो लोग जिंदा होंगे? क्या भूख ने उन्हें खत्म कर दिया होगा? आखिरकार 30 अगस्त 1916 को शेकल्टन एक चिलियन शिप येल्चो लेकर एलिफेंट आइलैंड के करीब पहुंचे। समंदर में धुंध थी, लेकिन जैसे ही धुंध खत्म हो गई, उन्हें दूर किनारे पर कुछ हिलते हुए फिंगर्स दिखी। शेकल्टन कांपते हुए हाथों से दूरबीन से किनारे को देख रहे थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक एक करके गिनते जा रहा था और आखिर में उन्होंने चिल्लाकर कहा, सारे लोग वही है, एक भी बंदा नहीं मरा। जब रेस्क्यू बोट किनारे पहुंची तो लोग खुशी से पागल हो गए। वो लोग पिछले कई महीनों से सिर्फ सील्स और पेंगुइन्स का मांस खाकर जिंदा थे, लेकिन उनका लीडर उन्हें लेने वापस आ गया था। From the men on duty outside, we heard a sudden yell. Wild, he shouted, Wild, there's a ship. Hadn't we better light a flare? 2 साल तक मौत के बीच रहने के बाद ये सब सही सलामत अपने घर लौटने वाले थे। When we landed, they welcomed us so heartily that they nearly pushed us into the sea again. दोस्तों, अर्नेस्ट शेकल्टन ने अंटार्कटिका को पार नहीं किया। उनका मिशन फेल हो गया। उनका जहाज डूब गया
ان کا راشن ختم ہو گیا. لیکن وہ دنیا کے سب سے لیڈر بن گئے کیونکہ انہوں نے ہر ایک کی جان بچائی. انہوں نے ثابت کیا کہ لیڈرشپ کا مطلب صرف ٹارگٹ پورا کرنا یا جھنڈا گاڑنا نہیں بلکہ اپنی ٹیم کو موت کے منہ سے نکال لینا ہے. ان کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے جب تک امید زندہ ہے تب تک ناممکن کو بھی انسان ممکن کر سکتا ہے. مشکل وقت میں امید نہ چھوڑنا اصلی جیت ہے. آج بھی شیکلٹن کی یہ سٹوری مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے لیے ایک مثال مانی جاتی ہے. اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری تھوڑا سا بھی پسند آئے کمنٹ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ ہم ایسی انسپائریشن کہانی آپ تک پہنچاتے رہے. ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.